बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी सदाकत अली शाकिर एडवोकेट हाजिर खिदमत है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा और एक रिमाइंडर देना चाहूँगा कि आफ्टर ईद फैसल टाउन लाहौर पाकिस्तान 602A फैसल टाउन लाहौर पाकिस्तान में RLA के नाम से एक एकेडमी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जुडिशरी और तमाम दूसरी क्लासेस जो लॉ से रेलेवेंट होंगी वो की जाएंगी। उसकी एग्जैक्ट डेट जो है आइंदा किसी वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल ये मुनासिब समझा कि मैं ये ज़िक्र कर दूं कि ईद के बाद हम RLA शुरू करने जा रहे हैं। तो बहरहाल लॉ के जो चैप्टर शुरू किया हुआ था उसको ख़त्म करने के बाद आज मैंने मुनासिब समझा कि कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं, कुछ बयानात जो हैं, जो रिकॉर्ड किए जाते हैं CRPC के तहत, उनमें से जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनका हम जिक्र करें। तो सबसे पहले 161 की जो स्टेटमेंट है, 161 की स्टेटमेंट जो है उसके बारे में हम कुछ जिक्र करें और उसके ऊपर डिस्कशन करें। 161 की जो स्टेटमेंट है CRPC में वो है कि एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय पुलिस। तो उसकी लैंग्वेज पहले देखते हैं, फिर उसके बारे में हम देखेंगे, जनरल देखेंगे कि ये किस तरह से है और किस तरह से रिकॉर्ड की जाती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जो 161 की स्टेटमेंट है CRPC में उसको देखते हैं। 161 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस, इसका सबसेक्शन 1 जो है वो क्या कहता है? Any police officer making an investigation under this chapter or any police officer not below such rank as the provincial government may by general or special order prescribe in this behalf, acting on the requisition of such officer, may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case। सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सबसेक्शन 1 ये कहता है कि कोई पुलिस ऑफिसर जो इस चैप्टर के तहत इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन का जिक्र किया गया है, तो मीनिंग देयर बाय कि एक FIR हो गई, FIR होने के बाद इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चल रहा है और एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में जो है ऑथोराइज किया है और वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, या वही पुलिस ऑफिसर किसी और शख्स को कहता है जो कि उस रैंक का ही है जो कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कर रहा है। तो वो शख्स जो है, वो पुलिस ऑफिसर जो है, जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो कोई ऐसा शख्स जो केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस से पूरी तरह वाकिफ है उसका ज़ुबानी तौर पर बयान ले सकता है। यानी दो चीज़ें हो गई, एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है और एक ऐसा शख्स है जो फैक्ट्स से वाकफियत रखता है और उस केस के बारे में जानता है, उससे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो उसका बयान जो है ज़ुबानी तौर पे ले सकता है। सबसेक्शन 1 ये कहता है। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है? वो प्रोवाइजो है कि provided that a statement of a woman against whom an offence under section 336B, section 354, section 354A, section 376 or section 509 of the Pakistan Penal Code is alleged to have been committed or attempted shall by an investigation officer in the presence of a female police officer or a female फैमिली मेंबर और द अदर पर्सन ऑफ हर चॉइस। अब इसमें जैसा कि ऊपर वाले जो सबसेक्शन 1 था उसमें बयान किया गया था ये कि कोई शख्स जो किसी केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस से वाकफियत रखता है उसका बयान ले सकता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। लेकिन साथ ही उसमें प्रोवाइजो दे दिया गया कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है, अगर कोई खातून है और उसके खिलाफ
कोई ऑफेंस कमिट किया गया है जो सेक्शन बताए गए हैं, जिसमें 336B है, 509 है, 354 है, 354A है और उसमें एक सेक्शन 376 भी है। 376 तक के जो सेक्शन बताए गए हैं 4-5, इन सेक्शंस में किसी खातून के खिलाफ कोई ऑफेंस कमिट किया गया है, यानी ऑफेंस अलेज्डली कमिटेड, यानी कहा गया है कि कमिट, मुबैना तौर पे कहा गया है कि ये ऑफेंस कमिट हुआ है या अटेम्प्ट हुई है इसको कमिट करने के लिए, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो किसी खातून पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में या फिर कोई ऐसी खातून जो अलेज्ड विक्टिम है उसकी फैमिली में से हो या कोई ऐसा शख्स जो कि उसकी अपनी चॉइस के मुताबिक हो, उसकी मौजूदगी में ये बयान लिया जाएगा। ये प्रोवाइड था। अब उसके बाद आ गया सब सेक्शन 2, सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सच केस पुट टू हिम बाय सच ऑफिसर other than the questions the answer to which would have tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture। पहली बात तो यह है कि जो क्वेश्चंस को किए जाते हैं उन क्वेश्चंस के जवाब देने का वो पाबंद होगा, यानी वो शख्स जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आईओ के सामने पेश हुआ और वो उस केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस जो हैं उससे उसको वाकियत है, वो उनको जानता है, वो पाबंद होगा कि उन सवालों के जवाब दे जो कि आईयू से कर रहा है। लेकिन उसके साथ ही एक बात जो प्रोवाइजो कह सकते हैं दे दिया गया है कि वो ऐसे सवालात के जवाब देने का पाबंद नहीं है जो सवालात उसको क्रिमिनल चार्ज के लिए एक्सपोज करें या उनके जवाब देने के बाद ऐसा हो कि वो खुद जो है उसको कोई पेनल्टी देनी पड़े या कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ जो है उसकी फोरफिट होने का अंदेशा हो। ये सब सेक्शन 2। अब आगे आ जाए, सब सेक्शन 3 क्या कहता है? द पुलिस ऑफिसर मे रिड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन एग्जामिनेशन अंडर दिस सेक्शन एंड इफ ही डज सो he shall make a separate record of the statement of such person whose statement he records। अब इसमें क्या कहा गया है आगे? ऊपर पहला जो था सेक्शन, सब सेक्शन 1 जो था, उसमें एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यह बताया गया कि जो शख्स हालात वाक़यात से, केस के हालात वाक़यात से वाक़फियत रखता है उसका ज़ुबानी एक बयान लेगा। दूसरे में जो उसके प्रोवाइजो में ये कह दिया गया कि ये ऑफेंसेस होंगे, अगर खातून होगी तो एक खातून पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में या उसके फैमिली मेंबर में से कोई खातून होगी या उसकी चॉइस का कोई शख्स होगा, उसके सामने उस सवालात के जवाब देगा। उसके बाद सब सेक्शन 2 में ये कह दिया गया कि वो तमाम सवालात के जवाब देने का पाबंद होगा। साथ ही ये कह दिया कि अगर वो सवालात उसको एक्सपोज करते होंगे किसी क्रिमिनल चार्ज के लिए तो फिर या पेनल्टी या फोरफिट के लिए तो फिर वो सवालात के जवाब देने का पाबंद नहीं है। लास्ट में अब ये कहा कि वो ऊपर जो जवाब देता है तो अब ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसकी एक डिस्क्रिशन है कि वो इन सवालात के जवाब जो हैं उसका एक अलहदा से रिकॉर्ड मरतब करे और वो इस रिकॉर्ड को जो है अलहदा रिकॉर्ड मरतब करके उसको अलहदा लिखने का पाबंद होगा, यानी पहले वो उसको लिखेगा फिर उसको मेंटेन करेगा। ये जो इसके सेक्शंस है इसके मुताबिक ये सारी डिटेल जो है वो दी गई है कि 161 की स्टेटमेंट है क्या। सबसे पहली बात है कि ये शख्स जो है वो हालात वाक़यात से वाकिफ होगा, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होगा, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में जो आईओ है वो सारी चीज़ें जो है उसकी लिखेगा, फिर उसके बाद उसका एक अलहदा से रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करेगा। तो फिर इसके बाद जो है अब हम देखते हैं कि इन सारी चीज़ों के बाद इसकी जो ये स्टेटमेंट है कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जा सकती है, ये स्टेटमेंट कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जा सकती है, किस किस मानों में इस्तेमाल की जा सकती है, ये हम अब आगे बयान करते हैं। 161 की स्टेटमेंट के अब इसमें देखना ये है कि इसका मकसद क्या है और ये किस किस्म की एविडेंस है।
जो 161 की स्टेटमेंट है दैट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। जो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है वो कौन सी एविडेंस होती है? ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस इज दैट टाइप ऑफ एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच अ फैक्ट इज प्रूव्ड, ऑन द बेसिस ऑफ विच अ फैक्ट इज प्रूव्ड। जो फैक्ट हमने प्रूव करना है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस की बिना पे साबित किया जाता है, उसकी असास बनती है वो। अब इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ये बड़े लिमिटेड पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। कंट्राडिक्टिंग अ विटनेसेस, इसके बारे में आर्टिकल 140 कानून शहादत ऑर्डर में पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि उसमें हम डिसऑनेस्ट इंप्रूवमेंट्स देखते हैं, क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस देखते हैं। तरीक़ेकार क्या होता है जो कि आर्टिकल 140 में बयान किया गया है कि एक विटनेस जो पहले आईओ के सामने पेश हुआ, उसने 161 की स्टेटमेंट अपनी रिकॉर्ड करवाई, उसके बाद जब ड्यूरिंग ट्रायल वो कोर्ट के सामने पेश होता है तो वो अपनी स्टेटमेंट लिखवाता है, जिसको हम एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ में अगर वो कुछ चीज़ें बढ़ा के बयान करता है जो कि उसने 161 की स्टेटमेंट में नहीं कही गई, तो उसको उसकी पहली स्टेटमेंट जो 161 की स्टेटमेंट है उसकी तरफ उसको बता के और ये कह के कि आपने जो एग्जामिनेशन इन चीफ में ये चीज़ बयान की है, क्या आपने 161 की स्टेटमेंट में ये कहा था, उसको वहाँ से कन्फ्रंट करवाया जाता है। अगर वहाँ पे ऐसा नहीं है और उसने बढ़ा के बताया है तो इसको हम कहते हैं कि ये डिसऑनेस्ट इंप्रूवमेंट्स है। इससे क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस जो है वो चेक होती है कि वो कितना ट्रस्टवर्दी है, तो कितना काबिल एतमाद है, और इसी वजह से कहा जाता है कि इसका पर्पस जो है बड़ा लिमिटेड होता है। फिर बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि अगर 161 की स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करने में ताख़ीर हुई है, बहुत ज़्यादा ताख़ीर हुई है, तो वो फेटल है फॉर द प्रोसिक्यूशन केस। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात ये होता है, हम कहते हैं कि नो एडवर्स इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन ऑन दिस स्कोर अलोन। अगर सिर्फ ताख़ीर है तो उसकी वजह से एडवर्स इन्फ्रेंस नहीं लिया जा सकता। अगर विटनेसेस जो हैं उनके नाम एफआईआर में दिए गए हैं, एफआईआर प्रॉम्प्टली लॉन्च्ड है, और जो विटनेसेस हैं वो लगातार इस चीज़ से अवॉइड करने की कोशिश करते रहे हैं कि उनकी जो 161 की स्टेटमेंट है वो ना रिकॉर्ड हो सके, तो फिर इससे हम एडवर्स इन्फ्रेंस नहीं ले सकते, सिर्फ इसी बात पे कि ये जो 161 की स्टेटमेंट है ताख़ीर से रिकॉर्ड हुई है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर ऐसा है कि जो बिलेटेड स्टेज पे हो रही है 161 की स्टेटमेंट, तो उसको उतनी सैंक्टिटी नहीं दी जा सकती जितनी कि उसको दी जाएगी जो कि एक टाइमली हुई है। जो एक 161 की स्टेटमेंट टाइमली रिकॉर्ड हुई है उसको इतनी सैंक्टिटी नहीं दी जाएगी। अब हम ये कह सकते हैं कि जो 161 की स्टेटमेंट है ये मैंडेटरी नहीं होती, ये डिस्क्रिशनरी होती है। लेकिन ये डिस्क्रिशन जो है दैट डिस्क्रिशन मस्ट बी यूज्ड साउंडली एंड नॉट आर्बिट्रेरीली। ये डिस्क्रिशन जो है ये साउंडली होनी चाहिए, विद इन सर्टन पैरामीटर्स होनी चाहिए, आर्बिट्रेरीली नहीं होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट जो है, ये जो हमने कहा कि ये डिस्क्रिशन है, और ये डिस्क्रिशन जो है विद इन सर्टन पैरामीटर यूज होनी चाहिए, और साउंडली और आर्बिट्रेरीली नहीं होनी, साउंडली होनी चाहिए और आर्बिट्रेरीली नहीं होनी चाहिए। ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, यानी ये क्वेश्चन आंसर की सूरत में भी हो सकती है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन पुट किए जाए उसके आंसर दे दे, या जिस तरह से लफ्ज़ बलफ्ज़ उसने दिया उस तरह से भी हो सकती है। इसके अलावा इसकी जो एक और चीज़ है वो ये है कि ये जो कॉपीज़ हैं
جو باقی کیس کی کاپیز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں ملزمان کو، اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی چیز سرپرائز نہ ہو اور وہ اپنا ڈیفینس تیار کر سکے، تو کیس کے شروع ہونے سے کم از کم 7 دن پہلے اسے اس کی 161 کی اسٹیٹمنٹ کی کاپیز اور دوسرے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ پرووائڈ کرنے چاہیے۔ یہ ہم نے آج جو اس چیز کے بارے میں پڑھا ہے، دیکھا ہے، اس کے بارے میں مزید بھی ہم بات کریں گے۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔